हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट साइंस के सिलेबस के अंतर्गत मृदा का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। मृदा भी एक प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों को जल, खनिज, लवण, पानी व जड़ों को बांधे रखती है। ठीक है। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव अनावश्यक पदार्थों का अपघटन कर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यानी कि मृदा में नए प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं और जो भी मृदा में अनावश्यक पदार्थ होते हैं ना, उसका अपघटन कर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में सहायता करते हैं। मृदा में सड़े गले जैव पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। जो मृदा में जो भी सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं ह्यूमस। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलो यानी चट्टान, सेलो कहते हैं, ठीक है, के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। इस प्रक्रम को अपक्षय कहते हैं। किसी मृदा की प्रकृति निर्भर करती है, यानी कि मृदा की प्रकृति किन कारकों पर निर्भर करती है, वो देखो उन सेलों पर जिनसे इसका निर्माण हुआ, यानी कि उन सेलों या चट्टानों पर निर्भर करती है जिनसे मृदा का निर्माण हुआ है। दूसरी बात है कि भाई वनस्पतियों की किस्मों पर जो उनमें उगते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की वनस्पति है जो मृदा में उगती है, उनकी किस्मों पर निर्भर करती है मृदा की प्रकृति। अब देखो मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। पवन, वर्षा, ताप और आर्द्रता मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करती है। यानी कि मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई, यानी कि मृदा की विभिन्न प्रकार की परतें होती है, उन परतों से गुजरती ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका में 4 स्थितियां होती है। ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति और चौथी है आधार सेल। यानी ये मृदा में 4 प्रकार की परिच्छेदिका 4 स्थितियां होती है। और ये देखो इसका डायग्राम है जो 4 प्रकार के दिए गए हैं। ए संस्तर स्थिति, इसे शीर्ष मृदा भी कहते हैं। ये गहरे रंग की होती है। इसमें ह्यूमस व खनिजों की अधिकता होती है। ये परत मृदु, सरंध्र और अधिक जल धारण को करती है। और इसमें देखो शीर्ष मृदा है जो कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगों जैसे जीवों को आवास देती है। यानी ये मृदा जो ये संस्तर मृदा है जो कि इन सभी को आवास देती है। छोटे पादपों की जड़ें भी इसी में रहती है। यानी कि ये संस्तर स्थिति में छोटे पादपों जड़ें रहती है। बी संस्तर स्थिति, इसमें अधिक खनिज होते हैं। ये अधिक कठोर तथा धनी होती है। सी संस्तर स्थिति, ये दरारों और विद्रोह युक्त सेलों से ढकी रहती है। कौन सी? सी संस्तर स्थिति। आधार सेल, ये बहुत कठिन होती है, जो कि अंतिम स्थिति होती है जो कि बहुत ही कठिन होती है। अब देखो मृदा के प्रकार। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया है, पादप है, मूल और केंचुआ जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यानी कि मतलब मृदा में सेल कण और ह्यूमस की मात्रा होती है वो कहलाता है मृदा। और इसके अलावा मृदा में विभिन्न प्रकार जीवाणु जैसे देखो बैक्टीरिया है, पादप है, मूल है, केंचुआ सभी जीव पाए जाते हैं। अब देखो मृदा का साइज के कणों के आधार पर प्रकार देखो। बलुई मृदा, मृणमयी मृदा यानी चिकनी मृदा और दुमटी मृदा, 3 प्रकार की मृदा होती है जो कि अमापीय साइज के कणों के आधार पर होती है। बलुई मृदा, इसमें कणों बड़े अनुपात में होते हैं। यानी इसमें कण जो कि बड़े अनुपात में होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, इसलिए बीच इसके रिक्त स्थान पाया जाता है। क्योंकि कण बड़े होते हैं तो एक दूसरे जुड़ते नहीं है, इसलिए इसके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। और रिक्त स्थानों में वायु भरी रहती है। जल को बहुत अधिक या जल को बहुत ही कम सोखती है। ये हल्की, सुअस्थित और शुष्क होती है। बलुई मृदा। मृणमयी मृदा, इसमें कण सूक्ष्म होते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम पाया जाता है। जल धारण क्षमता अधिक होती है और भारी भी होती है। वायु बहुत ही कम भरी होती है। और ये है जो कि गेहूँ या चने हैं और धान की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है। यानी आपको इसमें यह याद रखना भाई, इसमें मृण में मतलब महीन होती है, इसका मतलब उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं पाया जाता है। रिक्त स्थान नहीं है तो मतलब वायु भी नहीं पाई जाती है और कण होते हैं सूक्ष्म है। और जल धारण क्षमता बहुत ही अधिक होती है, इसलिए ये भारी भी होती है। दुमटी मृदा, इसमें बड़े और छोटे दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। ये बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होती है। यानी कि ये मिट्टी जो कि बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता ही है। अब देखो गाद क्या है। गाद है जो कि नदी के तलों में पाई जाती है। जो नदी का तल है ना वहाँ पर ये गाद पाई जाती है।
और गाद है जो कि बालू और चिकनी मिट्टी के बीच की मिट्टी होती है, वो गाद कहलाती है। जल धारण क्षमता होती है इसके अंदर, और ये गेहूँ और चने की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है। इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है और पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा यही भी मृदा है। यानी ह्यूमस जो कि मृदा को उर्वरक बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है, यह काम करता है ह्यूमस। और ह्यूमस किसे कहते हैं कि सड़े गले जैव पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। अब देखो मृदा के गुण। मृदा में जल अंतःस्रवण की दर पाई जाती है। और जल अंतःस्रवण दर किस प्रकार निकाल सकते हैं कि जल की मात्रा मिलीलीटर में और अपॉन में होती है जल श्रवण की अवधि जो कि मिनट में होती है। एक क्वेश्चन देखो, किसी नमूने में 200 मिलीलीटर जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं तो उसकी अंतःस्रवण दर क्या होगी। तो 200 मिलीलीटर जो कि अपन जल की मात्रा दी गई है और 20 है जो कि हमें समय दिया गया यानी अवधि दी गई है, तो यहाँ पर 10 मिलीलीटर प्रति मिनट उसकी अंतःस्रवण दर हो जाएगी। दूसरा गुण मृदा का, मृदा में नमी होती है, यानी कि नमी के कारण गर्मियों में दोपहर के समय मृदा की ऊपरी सतह पर कंपदीप्त दिखाई देती है। यानी ये कम दिखाई देती है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। यानी कि कभी कभार बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो आप ज़मीन के नज़दीक कुछ हिलते डुलते मतलब लेर टाइप दिखाई देती है, ठीक है, तो वो कहलाती है कपदीप्त, वो होती है प्रकाश के परावर्तन के कारण। और जल का अवशोषण, ये तीसरा गुण है। अवशोषित जल का प्रतिशत है वो जो U-V/X गुणा में 100 है। U होता है जल का आरंभिक आयतन, V होता है जल का अंतिम आयतन और X होता है जल मृदा का द्रव्यमान होता है। इस प्रकार से जल का अवशोषण प्रतिशत में निकाल सकते हैं। तालाब, कुएं तथा भूमि में जल का इस तरह वो अंतःस्रवण के कारण ही बढ़ता है। यानी कि तालाब है, कुएं भूमि है, इसमें जल का अंतःस्रवण वो के कारण ही वो जल का स्तर बढ़ता है। फसलें देखो कि दालों के लिए दोमट मृदा उपयुक्त है, कपास के लिए बलुई और दोमट मृदा दोनों ही प्रकार की मृदा उपयुक्त है। लाल केंचुआ द्वारा वर्मी कंपोस्ट या कर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। लाल केंचुआ के दांत नहीं होते हैं, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में सहायता करती है, ठीक है। अब देखो घास से गरुड़ तक का जीवन चक्र किस प्रकार से चलता है। घास कीट खाते हैं और कीट को खाता है मेंढक। मेंढक में जो कि सांप खाता है मेंढक को और उसके बाद में उकाब होता है। ये घास से गरुड़ तक का जीवन चक्र इस प्रकार से चलता है। पृथ्वी सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। लवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल का लगभग 0.006% है। लवण जल की मात्रा है जो कि पृथ्वी पर जितना भी जल है ना उसका है वो इतना प्रतिशत लवण जल है। ठोस जल है जो कि बर्फ के रूप में रहता है, वो भी ध्रुवों पर पाया जाता है। द्रव्य अवस्था में जल है जो कि मतलब महासागरों हैं, झीलों हैं, नदियों, तालाबों में पाया जाता है। इसी प्रकार से गैस अवस्था में जल जो कि वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। इनकी जल वाष्प के रूप में किस प्रकार से कि भाई जब आप ठंडा पानी से बर्तन है वो रख देते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद उसको देखते हैं तो उस बर्तन के चारों तरफ वो जल की बूंदें दिखाई देती है। वही वह बूंदें जो कि जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में रहती है। भौम जल, स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। भौम जल किसे कहते हैं, स्तर के नीचे पाया जाने जल वो भौम जल कहलाता है। नदियों तालाबों का जल रिस कर भूमि की गहराई में चला जाता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःसंदन कहलाता है। कभी कभी जल भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों के परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस संचित भौम जल के भंडारों को जल भर भी कहते हैं। इसे नलकूपों है हैंडपंपों से वापस प्राप्त कर सकते हैं। किसको, जल भर जल को। अब देखो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वायु, जल, मृदा, खनिज प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने मृदा के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। यानी कि हुमस किसे कहते हैं, अपक्षय किसे कहते हैं, और मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। और मृदा परिच्छेदिका के 4 प्रकार भी होते हैं। मृदा अपने कणों का आकार या साइज का आकार कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार होती है। दोमट मृदा, बलुई मृदा और चिकनी मृदा, ठीक है। और मृदा के गुण भी है। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी
ऑल पर कर दीजिए ताकि जो भी यहाँ से वीडियो डाला जाएगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।